हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यूई को देखते हैं, जो कि अभी अभी ही बिजनेस ट्रिप से वापस आई थी। यहीं पे उसकी मुलाकात डैड से हो जाती है, जो चाहते थे कि उनकी बेटी अब मज़ीद पुअर बनने का नाटक छोड़ के वापस कंपनी आ जाए और उनके ढूंढे हुए नाइस पर्सन से शादी करे। पर ये नहीं मानती। यूई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही एक कंपनी चलाती है, जो कि तकरीबन इसी के हार्डवर्क से ही इतनी बुलंदियों तक पहुंची है। अभी तक तो इसके बॉयफ्रेंड को ये मालूम ही नहीं होता कि ये रिच है। असल में ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड अपनी लाइफ को रियलिटी में जीने वाली है कि मैं अपने फेवरेट पर्सन को पसंद करके ही शादी करूँगी। वो बिजनेस मैरिज में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। इसके बॉयफ्रेंड साहब मॉम के साथ मिलकर यूई की फ्रेंड ची से शादी करने की प्लानिंग में मगन होते हैं। आज तो उसने उसे प्रपोज ही कर दिया था। एम्प्लॉयज़ बाहर बैठे यही गॉसिप्स कर रहे थे कि अगर यूई को अपने बॉयफ्रेंड के चीट करने का पता चला तो वो कितनी हर्ट होगी। उसने कितनी मेहनत करके इस कंपनी को आगे बढ़ाया, अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट किया। कंपनी में डेकोरेशन वगैरह देख के यूई को लगता है कि शायद सूजी आज मुझे ही प्रपोज करने वाला है। सो वो खुशी खुशी फिर वहाँ से चली जाती है और अपने ऑफिस आने का बताने के लिए वो तो सूजी को कॉल भी करती है, पर वो पिक ही नहीं करता। जी तो अपनी रिलेशनशिप का यूई को बताने के लिए कह देती है कि वरना फिर देरी ही हो जानी है। असल में इस मैडम ने इन लोगों को झूठ बोला था कि उसका भाई एक बड़ी कंपनी गॉर्डन में एग्जीक्यूटिव है। यूई सू को देखने ऑफिस ही आने लगी थी। असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस इधर नहीं है, पर जब वो ची को कॉल मिलाती है तो उसकी आवाज़ रूम में से आते देख के वो हैरान कि मेरी फ्रेंड इधर क्या कर रही है। अब आगे से जैसे ही वो डोर ओपन करती है, इन सभी को देख के एकदम शॉक ही रह गई थी। सूजी ने उससे ब्रेकअप करने के साथ साथ ये भी बता दिया था कि वो चीज़ से शादी करने वाला है। ये बेचारी सरप्राइज कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सूजी की मॉम तो उसे लुक डाउन ही करने लगती हैं कि क्यों नहीं कर सकता, तुम आखिर हो क्या चीज़, एक पौर ही हो ना। ची को देखो, इसका भाई तो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। इवन के उसकी बेस्टी ने तो ऑलरेडी ही एक बहाने से फाइल्स वगैरह पे सिग्नेचर करवा के इसके शेयर्स अपने नाम ही करवा लिए होते हैं, और वो बेचारी उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ये फिर अपने टूटे दिल के साथ कंपनी छोड़ के जाने लगती है। इतना बड़ा धोखा उससे हजम ही नहीं हो पा रहा था। फिर एंट्री होती है उसके डैड की। वो अपनी बेटी को लेके पल पल की खबर रखते हैं, सो उसे वापस घर चलने को बोलते हैं। पर ये नहीं मानने वाली होती कि चाहे जो हो जाए मैं कभी भी अपनी कंपनी ज्वाइन ना करूं और ना ही आपके पसंद किए लड़के से शादी करूं। ये कहती वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। डैड को उस वक्त बहुत ही दुख होता है कि आखिर ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। इतना बड़ा धोखा खा के भी इसे सुकून नहीं आया। रात को एक बार में ड्रंक होके सूजी को ही कोसने लगती है कि मैं आखिर पहले एक स्कम से शादी करने का कैसे सोच बैठी। अभी भी उसका दिमाग घूमा ही बैठा था, सो इसलिए डिसाइड कर लेती है कि बस अब जो पर्सन भी मुझे दिखना है मैंने उसी से ही शादी कर लेनी। इवन के लड़कों को पकड़ पकड़ के खुद से शादी करने के लिए भी कहने लगती है। वो हैरान कि आखिर इस लड़की को क्या मसला है, कहीं ये पागल तो नहीं। तभी इसे गिरने से एक हैंडसम सा लड़का बचाता है। ये उसे फिर खुद से शादी करने को बोलती है। वो भी मान गया था। वाह, इतनी जल्दी। इसके बाद हमें यूई को बेड पे ही दिखाया जाता है। इस वक्त वो इसका फेस रिवाइव कर रहा था। वो अपने सामने हैंडसम से स्ट्रेंजर को देख के एकदम शॉक के तुम कौन हो। तो वो उससे बताने लगता है कि कल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, मैं तुम्हें फिर इधर ही लेके आया। वेल, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, सो उसकी तुम टेंशन मत लेना। और जैसे ही यहाँ पे कुछ लगाने के लिए इसके फेस को टच करने लगता है, ये तो फ़ौरन से साइड पे ही हो जाती है। आखिर को इसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई थी। अपनी हेल्प करने पे वो फिर उसे थैंक्स कह के वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी उसे ये बुलाता है और साथ में उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के कहने लगता है कि भूल गई हो कि रात को तुमने मुझसे शादी भी कर ली। वो तो बेचारी एकदम सरप्राइज रह जाती है कि अरे ये कैसे हो सकता है। अब रात को वो इतनी ज़्यादा टून हो गई थी कि उसे कुछ याद ही नहीं था। वेल, वो ये सर्टिफिकेट अपने पास रखती उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अब तभी फिर उसकी नज़र यहाँ पे सूजी पे पड़ती है, जिसने इसी होटल में ही अपनी मैरिज पार्टी अरेंज की हुई थी। ऐसा मानो कि जैसे वो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ये भी फिर वहाँ पहुँच के सबको इसके करतूतों का बताने लगती है कि वाह क्या बात है,
मुझे शादी के सपने दिखा के और फिर हार्ड वर्क करवाने के बाद भी देखो खुद किसी और को फंसा लिया इसने। अच्छा सिला दिया है इसने मुझे। सब फिर यहाँ पे ची और सूजी को ही बुरा भला कहने लगते हैं। ची अब फिर मासूम बनते हुए सबको बताती है कि ये झूठ बोल रही है, बल्कि इसने खुद ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है और अब फिर हमारी शादी को भी ख़राब करने आ चुकी है। सो लोग अब फिर उन्हें छोड़ के इसे ही पॉइंट आउट करने लगते हैं कि कैसी अजीब लड़की है ये लोग भी ना ऐसे ही होते हैं। ये सारा तमाशा करके ची खुद ही स्माइल करने लगती है और इसे अब सू से दूर रहने के लिए भी कहती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन नहीं सकती हो। उसकी बातें सुन के यहाँ पे यूई को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के कहने लगती है कि मेरी तो ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है, मैं क्यों इसे मुंह लगाऊंगी। वो हैरान के किससे, उसे तो यही लग रहा था कि शायद किसी बुड्ढे से ही इसकी शादी हो गई थी। तभी हमारे हीरो मिस्टर लू की एंट्री होती है। सभी हैरान कि ये तो गॉर्डन कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो इसके साथ क्या कर रहा है। अब इन्हें पता चल चुका था कि असल में यही तो यूई का हस्बैंड है। उनके मुंह तो एकदम खुले के खुले ही रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो उन्हें ये भी कंफर्म करता है कि ची का कोई भी भाई मेरी कंपनी में जॉब नहीं करता, इसने तुम लोगों से झूठ बोला है। बस फिर क्या था, अब उनके हाथों ची की शामत आ जाती है कि तुम्हें हमें धोखा देने की आखिर हिम्मत भी कैसे हुई। इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ब्लू तो यूई का हाथ पकड़ के फिर वहाँ से चला जाता है। उसका ये गेस्ट यूई को बहुत ही पसंद आया था। बाहर आके वो इससे मज़ीद पूछने लगती है क्या वाकई में तुम योरन कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तो वो कहता है कि जी बिल्कुल, तुम्हारे डैड मुझसे ही तुम्हारी शादी कराना चाहते थे पर तुमने तो इनकार कर दिया। सो मैंने खुद ही तुम्हें परस्यू करने का सोचा, पर फॉर्चुनेटली हमारा नसीब जुड़ा था कि तभी मुझे फिर कुछ करना भी नहीं पड़ा और तुमने मुझसे शादी भी कर ली। ये सब कहते हुए वो तो उसके बहुत ही क्लोज आ गया था। यूई लू के ऑफिस में इंटरव्यू देने पहुंच आई होती है, तभी डायरेक्टर हुआंग को देख के अपनी फ्रेंड समझ बैठती है एंड देन उसे छेड़ भी लेती है। वो तो गुस्सा ही कर गई थी एंड देन इसे घूरती वहाँ से चली जाती हैं। तभी उसकी फ्रेंड की एंट्री होती है। वो तो इसे आते ही भाषण देने लगती है कि इससे दूर रहना, ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी है और साथ में घमंडी भी, बस हर वक्त इंसल्ट ही करती रहती है। यही हम गोबिन कंपनी के बड़े इन्वेस्टर मिस्टर लियू को देखते हैं, जो कि निहायत ही ठरकी किस्म का बंदा था। हर आती जाती लड़की पे इन साहब की नज़र होती है। यूई ने छोटी मोटी एम्प्लॉय बनना ही पसंद किया था, ना कि बहुत बड़ी सीट लेना। यहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन को ये मालूम नहीं होता कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। डायरेक्टर हुआंग तो इसकी स्लीवलेस शर्ट देख के पे में से पैसे डिडक्ट करने की बात करती हैं। ये सरप्राइज एक्चुअली में कंपनी में शॉर्ट ड्रेसेस पहनना अलाउ नहीं था। जुई तो फिर हुआंग को खड़ी खड़ी सुनाने ही लगती है, पर उसकी फ्रेंड मना कर देती है कि यहाँ पे झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है। लू एक फाइल थमा के जुई को मिस्टर लियू के पास जाने को बोलता है कि बाकी काम की डिस्कशन तुम उनसे कर लेना। वांग तो फिर वो उससे ले लेती है कि तुम ठहरो मैं ही जाती हूँ। ये साहब तो काम से ज़्यादा फ्लर्ट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। वांग को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, फिर भी कंपनी की खातिर वो इससे अच्छे से बात करती है। आखिर फिर कोई कितना बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए फिर वहाँ से जाके जुई को ही भेज देती है। ये उसे देख के खुश के वाह क्या माल है, इस कंपनी की तो सारी की सारी एम्प्लॉयज़ ही बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब फिर इसे फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देता है। यूई तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के आई थी कि मैंने सुना है कि आपके तो अपनी कॉलीग्स के साथ ही बहुत सारे स्कैंडल्स बने हुए हैं। तो ये भी कहता है कि हाँ, और सारा ब्लेम उन्हीं पे ही डालने लगता है कि वो खुद ही शॉर्ट ड्रेसेस पहन के मुझे यूज़ करने आती हैं, इसमें मेरा क्या कसूर। अभी तक किसी ने कोई रिपोर्ट तो नहीं दर्ज करवाई ना। वो इसे टच करने ही लगता है कि ये उसका बाजू पकड़ के मरोड़ देती है। अब तभी फिर बाकी गर्ल्स की एंट्री होती है। उन्होंने तो इसकी वीडियो ही बना ली थी कि अब हम करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज। वो शर्मिंदा होने की बजाय बस फ़ख्र से ही कहने लगता है कि हाँ करो, इस तरह तुम्हारी कंपनी को ही बहुत नुकसान होगा। आखिर को मैंने ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये सुन के अब सारी एम्प्लॉयज़ थोड़ी बहुत परेशान हो जाती हैं कि वैसे कहे तो ये सही रहा है। तभी प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। वो तो सबकी खातिर लॉस बर्दाश्त करने को तैयार था कि मुझे तुम जैसे शख्स से एक पैसा भी नहीं चाहिए। सबसे बढ़कर मेरे लिए मेरी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं।
और वो मिस्टर लू को फिर थैंक्स भी कहने लगी थी। इन साहब को तो उसने पुलिस के हवाले करने का ही डिसाइड कर लिया था कि इसका अंजाम बस यही होना चाहिए। उसका ये एक्शन जूही को बहुत पसंद आता है। आज से उसने सभी को अपनी मर्जी की ड्रेसेस पहनने की भी इजाज़त दे दी थी कि मैं देखता हूँ कि आखिर कौन कुछ कहता है तुम लोगों को। जूही खुश कि कितना अच्छा हस्बैंड मिला है मुझे। रास्ते में जूही को फिर एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है जो कि इस वक्त काफ़ी भूखा नज़र आ रहा था, तो वो उसे अपना खाना ही दे देती है। तभी ऑफिस में उसे पता चलता है कि उसकी एक कॉलीग का बेटा गुम हो चुका है। एक मॉल में फिर से जूही को वही छोटा सा किडी नज़र आता है। असल में वो एक विलेज से अकेला ही यहाँ अपनी मॉम से मिलने आया था और उसकी मम्मी कोई और नहीं बल्कि जूही की कॉलीग ही होती है। वो अपने बेटे को देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ग्रैंडमा के पास छोड़ के आई थी ना। अपनी परेशानी का वो तो फिर जूही को भी बताने लग जाती है कि मैं सिंगल मॉम हूँ, अपने बेटे के बेटर फ्यूचर और उसे पढ़ाने के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ही मैं उसे ग्रैंडमा के पास छोड़ के सिटी में काम करती हूँ। वो अपने बेटे से भी सॉरी बोलने लगी थी कि मैं तुम्हारा प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाई। तभी फिर से मिस्टर लू आ जाते हैं कि आज से तुम्हारे बेटे के सारे एक्सपेंसेस कंपनी ही पे करेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसने तो वर्किंग मॉम के लिए कंपनी में किड्स सेक्शन बनाने का भी डिसाइड कर लिया था। असल में जूही उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, सो उसे ढूंढते ढूंढते ही वो फिर यहाँ पे पहुँच आया। नन्हे किड की फैमिली तो अपने लिए इतना कुछ करने पे उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पे जूही भी हैप्पी नज़र आ रही थी। इसके बाद जूही लू के साथ घर आ चुकी होती है। वो तो इसे देख के बिस्तर छोड़ के ड्राइंग रूम में ही सोने जाने लगता है। कंपनी में एम्प्लॉयज़ यही गॉसिप्स करने लगी थी। हमने सुना है कि प्रेसिडेंट ने जस्ट बिजनेस की खातिर ही जूही से शादी की है, इनके बीच लव जैसा रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के जूही को बहुत बुरा लगता है। लू तो उसे फिर इग्नोर ही करने लगा था। वो हैरान तो होती है कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सोचने लगती है कि कहीं ये किसी और को तो पसंद नहीं करता। वैसे घर पे तो वो इसका पूरा पूरा ख्याल ही रखता है। चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही इसकी शेल्फ में ला के रखी होती हैं। जूही उसका फिर बाद में हाथ पकड़ने की ट्राई तो करती है, पर स्टिल वो कोई भी इमोशंस जाहिर किए बिना ही वहाँ से इसे इग्नोर करता चला जाता है। उस वक्त जूही को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में इसे किसी और लड़की के साथ जब वो कंपनी में देखती है तो बहुत जेलस भी फील करने लगी थी कि अब तो बहुत हो गया। घर आके डैड को सारी बात का बता देती है। साथ में इमोशनल भी हो गई थी कि लू मुझसे लव नहीं करता, बस मैं ही उससे वन साइडेड लव कर बैठी हूँ। वो इसके साथ लू के पास आते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू तो जस्ट इसके अंदर अपनी फीलिंग्स शो कर पाने के लिए ही ऐसा नाटक कर रहा था। हाई स्कूल से ही वो जूही को पसंद करता था, बट जब उसने देखा कि ये तो किसी और लड़के को लव करती है तो फिर तब उसने अपनी फीलिंग्स पे गिव अप करने का ही डिसाइड कर लिया। अब आखिर उसके इसे लेके क्या विचार थे वो जानने के लिए ही उसने वो सब प्रिटेंड किया। वो लड़की भी इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सुन के जूही तो एकदम शॉक ही रह जाती है और डैड भी उसके प्लान में शामिल ही थे। रात को तो अब लू इसे अपने रूम से जाने ही नहीं देता कि अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में मज़ीद दूरियाँ ख़त्म हो जाएं। बहुत हो गया तुमसे सेपरेट रहने का नाटक। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर इसी के साथ ही इस क्यूट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।